गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। चलिए आ गए सभी लोग। तो आज हमें शुरू करना है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहले तो हम टॉपिक ले रहे हैं जो काफी आसान है और इजीली फटाफट से हम उसको ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज मनी मार्केट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, दैट इज मनी मार्केट। और इसके अंदर आपके थ्री पार्ट्स है, थ्री यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मनी के साथ में कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था। कि अभी के जमाने में पता है कि कोई भी गुड्स हमें खरीदना है तो उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली मनी से कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हम ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास अच्छी डिग्री होगी तो फिर हम ज्यादा 36। अच्छी जॉब कर सकते हैं या ज्यादा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि हम मनी के बारे में ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा मनी होगी हम उतनी ज्यादा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लग्जरीज को अफोर्ड कर पाएंगे, वेकेशंस को अफोर्ड कर पाएंगे। हमें ब्रांडेड फोन चाहिए, वॉच चाहिए, कार चाहिए, सारी चीजें हम फुलफिल कर सकते हैं ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। तो आज के जमाने में मनी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब तक मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो फिर पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम था, देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? एक सर, गुड्स के गुड्स आर बदले द में मीडियम दूसरे फॉर गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कि गुड्स के बदले क्या होता था? गुड्स देना। जैसे अब मेरे पास मान लो एक एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने उसके ऊपर वीट ग्रो कर लिया है। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है और मैंने उस पे वीट ग्रो कर लिया है। अभी मेरे पास 100 kg वीट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं खाली वीट का क्या करूंगा? अगर मुझे अपना पेट भरना है तो खाली वीट से क्या होगा? मुझे सब्जी भी तो चाहिएगी, मुझे राइस भी तो चाहिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मार्केट में जाऊंगा वीट को लेके। जैसे आज मैंने मान लो 5 kg वीट ले लिया और अब हम मार्केट निकल गए कि मार्केट में देखते हैं कौन सी सब्जी अच्छी मिल रही है, तो उस सब्जी वाले को वीट दे देंगे और उससे क्या ले लेंगे? हम सब्जी बाय कर लेंगे। तो अब हम मार्केट में जाते हैं 5 kg वीट लेके और देखते हैं सब्जियां कहाँ अच्छी अवेलेबल है। जहाँ अच्छी अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं अच्छा तुम हमारी 5 kg वीट ले लो और उसके बदले मुझे सब्जी दे दो। तो इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट करता था। अब उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो फिर से वही 5 किलो 10 किलो वीट उठाया, मार्केट में गए, कपड़े वाले को बोला कि मेरे 5 किलो वीट ले लो, 10 किलो वीट ले लो और उसके बदले ये कपड़े दे दो। तो वो उसको दे देता। तो दिस वॉज द सिस्टम एग्जिस्टिंग। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था। So, long before a medium of exchange, money existed, people transacted in goods in a barter system. तो पहले लोग गुड्स का ट्रांजैक्शन करते थे जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एंड गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स और यू कैन से सर्विसेज। लेकिन आज के जमाने में अक्सर अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे तो एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट गुड्स वर आल्सो द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हर वक्त बार्टर सिस्टम नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ आइटम्स को मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख दिया गया। जैसे कई बार हमने सुना था गोल्ड कॉइन्स, जो राजा के जमाने होते थे उस वक्त क्या चलते थे? गोल्ड कॉइन्स, सोने की मोहरे। ऐसा वर्ड आपने सुना होगा कई बार किसी सीरियल के अंदर या मूवीज के अंदर। तो गोल्ड कॉइन्स ये हुआ करते थे। तो राजा के पास, किंग के पास बहुत सारा गोल्ड कॉइन हुआ करता था, पूरा एक कमरा उसका भरा रहता था। और जो उसके पास लोग काम करते थे उनको एज अ सैलरी में गोल्ड कॉइन मिलता था। मार्केट से कुछ खरीदना है तो ये कॉइन उनको दे दो और उसके बदले सामान मिल जाता था। फिर अलग अलग टाइम पे गोल्ड की बजाय सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये अलग अलग चीजें काम में आने लगी। फिर उसके बाद में कुछ प्रेशियस स्टोन्स भी निकले जमीनों में से, तो उसको हमने एज अ करेंसी मान लिया। फिर एक टाइम ऐसा भी था जब हमने सॉल्ट को करेंसी मान। अब ये बड़ा चौंकाने वाली बात थी कि अच्छा, सॉल्ट भी एक टाइम पे करेंसी हुआ करता था। मतलब सॉल्ट के बदले हम
हम कुछ काम करते, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन एक राजा के पास, किंग के पास में काम कर रहा था, तो उसको सैलरी के रूप में क्या मिलता था? सॉल्ट मिलता था। इसीलिए एक कहावत बनी है इसके ऊपर, है ना? कौन सी कहावत है? एनीवन? नमक खाया है इसे, ऐसे कोई कहावत था। हाँ, जैसे हमेशा वो एक तूने मेरा एम्प्लॉय नमक खाया। एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि तूने हम्म, मेरा नमक खाया है। नमक खाया है, इसका मतलब वो नमक की क्यों नमक बोल रहा है? हराम। क्योंकि सॉल्ट बहुत टाइम तक एक करेंसी रहा था, तो इसलिए वहां से ये कहावत बन गई, है ना? अगर मान लो कोई किसी कंपनी के अंदर गद्दारी करता है, कुछ ऐसा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नमक हराम, नमक हलाल, ऐसी चीजें बोला करता है। तो ये सब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सॉल्ट भी एक टाइम पे करेंसी हुआ करता था। तो ये तो बात हुई बार्टर सिस्टम की, जो बहुत पहले होती थी। अब इसके अंदर क्या था? क्या कोई कोई दिक्कत हो सकती है बार्टर सिस्टम में? बताओ। हाँ हाँ सर। सर, जिसको जिसको व्हीट नहीं चाहिए, जिसके पास हाँ, पहले से ही व्हीट है, तो वो हाँ, फिर वो व्हीट लेके क्या करेगा? यस। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये होना जरूरी था। जैसे जैसे हमने कहा, इस फार्मर के पास में वीट अवेलेबल है, 5 किलो वीट। मान लो वो लेके चला गया मार्केट के अंदर, ये लो 5 किलो वीट, और उसके बदले उसको मान लो ऑरेंजेस चाहिए। अब वो ऑरेंज वाले के पास गया और बोल रहा है कि मेरे को ऑरेंज दे दो और वीट ले लो। ऑरेंज वाला कह रहा है मुझे तो वीट नहीं चाहिए। अब इस पर्सन को तो ऑरेंज चाहिए, लेकिन उस सामने वाले को वीट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसको फिर किसी और वेंडर के पास जाना पड़ेगा, किसी और सेलर के पास जाना पड़ेगा। तो वो मार्केट में ढूंढेगा, अच्छा और कौन ऑरेंज बेच रहा है। दूसरे वाले के पास जाएगा, फिर उससे पूछेगा कि अच्छा क्या वो सेल कर रहा है। अब उसकी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसको उसके बदले वीट ले या नहीं ले। फिर अगर मान लो ये बोलता है मैं मेरे को ऑरेंज के बदले राइस चाहिए, तो हो सकता है अब ये 5 kg के लिए पहले क्या करेगा? वीट लेके जाएगा, मार्केट में ढूंढेगा राइस किसके पास है, और वो एक्सचेंज करने को रेडी हो। तो वीट वाले ने राइस दे दिया, राइस वाले ने वीट दे दिया, अब वो वापस ऑरेंज वाले के पास जाके और अपना काम करेगा। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज एग्जिस्ट करती थी। तो और साथ में क्या था, एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी तो है। आप घर से शॉपिंग करने निकले हो, लेकिन एक बैग भर के शॉपिंग करने निकले हो। आज के जमाने में क्या होता है, हम खाली हाथ जाते हैं और बैग भर के लेके आते हैं। पहले बैग भर के लेके जाना होता है और वापस बैग भर के लेके आना होता है। तो ये सिस्टम हुआ करता था। देन वैल्यूएशन, सबसे बड़ी एक और दिक्कत क्या थी? वैल्यूएशन। अच्छा, हमें ऑरेंज वाला मान लो दे भी देगा, लेकिन ऑरेंज वाला वैल्यू कैसे करेगा? उसके पास व्हीट वाला भी आएगा, राइस वाला भी आएगा, एप्पल वाला भी आएगा, शूज वाला, शर्ट वाला, सारे लोग आएंगे। ऑरेंज को छोड़ के सारे लोग आएंगे। तो ये अपनी ऑरेंज का वैल्यूएशन कैसे करे कि 1 किलो ऑरेंज कितने का? 1 किलो ऑरेंज मतलब क्या? 3 किलो वीट? क्या 2 किलो राइस? या फिर 5 किलो कोई सब्जी? कैसे वो वैल्यूएशन करेगा? तो वैल्यूएशन बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था बाटा सिस्टम के अंदर। सो डिफरेंट सेलर्स वैल्यूड देयर गुड्स डिफरेंटली। तो हर किसी का वैल्यूएशन अलग था, एंड हेंस दे डिमांडेड डिफरेंट थिंग्स इन रिटर्न। तो वो अलग अलग चीजें डिमांड करते थे। सो देयर वाज नो वे टू असाइन एन ऑफिशियल वैल्यू टू द गुड्स। तो गुड्स को वैल्यू करने का कोई ऑफिशियल तरीका नहीं था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम हमने समझ ली, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के आपस में मैचिंग होना जरूरी है। देन मेनी गुड्स फेस्ड लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी करना भी डिफिकल्ट था। जैसे अब एक पर्सन क्या कर रहा है, मान लो साइकिल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सामने उसको व्हीट चाहिए, ठीक है। अब व्हीट तो चाहिए, लेकिन अब वो साइकिल के बदले व्हीट लेगा, तो व्हीट की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज साइकिल तो ऑफकोर्स महंगी है। तो क्या वो साइकिल का एक उसको पार्ट दे देगा कि अच्छा आज इसका पेंडल ले लो, आज इसका हैंडल ले लो, आज इसका ब्रेक ले लो? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब साइकिल को डिवाइड करके कुछ भी खरीदना, ये मुश्किल हो गया। तो जो लोग ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे थे जिसकी वैल्यू ज्यादा होती, जो एनिमल, जिसमें डील कर रहे हैं, एनिमल को बेचना है, तो एनिमल तो बहुत महंगा है। हॉर्स। उसके बदले ऑरेंज चाहिए, वीट चाहिए, कपड़े चाहिए। तो उसको लाइक डिवाइड कैसे कर? ये तो है नहीं कि 10% काऊ तुम्हारी है, 20% तुम्हारी है।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट लैक्स डिविजिबिलिटी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था। सो ऑल दीज वर द ड्रॉबैक्स, ये सब प्रॉब्लम थी, इसलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। तो यहां तक तो समझ आ गया। हाँ सर। ओके, अब आती है इंट्रोडक्शन टू मनी। अब जाके मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो मनी का मतलब क्या है, मनी को हम कैसे एक्सप्लेन करें? तो मनी का मतलब है ऐसी एसेट, एक ऐसी एसेट जो कि हम कॉमनली यूज करेंगे, हर जगह वो एक्सेप्ट होगी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। किसी को भी पैसा देना है तो हमने वो मनी दे दिया, या एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें कुछ भी खरीदना है तो उसके बदले मनी दे दो, या फिर एज द ट्रांसफरिंग द परचेसिंग पावर, हम चाहते हैं किसी की परचेसिंग पावर बढ़े, हम उसको पैसा देते हैं, एज अ लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। सो मनी इज बेसिकली एन एसेट जो कि क्या होनी चाहिए, कॉमनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट कह दें या मीन्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर कुछ ट्रांसफर करने के लिए। तो ये उसका जनरल मीनिंग हुआ। पॉलिसी पर्पस के लिए जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनाती है, तो वहां पर भी इसको लाइक डिफाइन किया गया है। तो वहां कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट and the variation in the stock of which will have the impact on aggregate economic activity। मतलब इसका क्या मीनिंग है, ये एक फाइनेंशियल एसेट है। कैसी? लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है, जब चाहो इसको देख करके उसके बदले कुछ भी ले सकते हो, इसलिए इसका नाम दिया है लिक्विड। कभी भी ये बिक जाता है, सामने वाले को हमें पूछना नहीं पड़ता है कि क्या पैसा लोगे क्या, सामने वाला तो ऑलवेज लेने को रेडी है। अभी हमें कुछ भी खरीदना हो, हमें उसके बदले पैसा देना है, सामने वाला ये नहीं सोचेगा क्या उसको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, हमेशा ही चाहिए। तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब मनी के स्टॉक में अगर वेरिएशन हुआ तो ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर देता है। जैसे हम क्या डिस्कस करते हैं मार्केट में, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑफ कोर्स डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, और कई बार डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि इट एक्सीड्स द सप्लाई, जो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। और जब डिमांड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? प्राइस राइज। प्राइस राइज होना इसका मतलब इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो फिर हम इन्फ्लेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मार्केट में मनी सप्लाई के वेरिएशन से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन वाली सिचुएशन होने लग जाती है। तो ये तो हुआ मनी के बारे में छोटा सा पॉइंट। अब आता है फंक्शंस, कि मनी के फंक्शंस क्या है, कि मनी का यूज क्या है, हम करेंगे क्या इसका। तो सबसे पहला फंक्शन है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाम से पता लग रहा है कि हमें कुछ भी चाहिए तो उसके लिए मनी का यूज करना पड़ेगा। तो चाहे हमें गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए, उसके बदले मनी डज नॉट हैव एन इनहेरेंट पावर टू डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसका क्या मतलब? सर मनी डायरेक्टली सेटिस्फाई ऐसे नहीं करता है कि हमें मनी गुड्स को खरीदने के लिए चाहिए होता है। हम मनी को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली exactly. तो हमें मनी तो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम मनी को कंज्यूम नहीं करेंगे, बट मनी की हेल्प से हमें जो भी आइटम चाहिए जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हम बाय जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए मनी डायरेक्टली तो सेटिस्फाई नहीं करता ह्यूमन वांट्स, लेकिन वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इट कमांड्स अ परचेसिंग पावर, इससे हमारे हाथ में परचेसिंग पावर आती है। ज्यादा मनी है तो हमारी पावर ज्यादा है, कम मनी है तो पावर कम है। पोजेशन एनेबल्स अस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो जितना ज्यादा पोजेशन, हम उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, उतनी सारी वांट्स हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। देन मनी और क्या एक्ट करता है? मनी एक्ट एज द इंटरमीडियरी। सो मनी इंक्रीजेस द ease of trade and reduces the inefficiency and transaction cost।
ट्रेड आसान हो गया। पहले अगर हमें शॉपिंग के लिए जाना होता तो बैग भर के लेके जाओ, लेकिन अभी जेब में पैसा डाला, हाथ पूरे फ्री, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। रिड्यूसेस द एफिशिएंसी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो कुल मिला के मेहनत कम लगती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। नहीं तो पहले ए से बी खरीदा, फिर बी को देख के फिर हमने सी खरीदा, तो इस तरह के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पहले बढ़ जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं होता है। सो इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, तो ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई। हम कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं और हर एक गुड्स की क्या होगी, सिंगल प्राइस होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी प्राइस अब शर्ट के अंदर भी है, वीट के अंदर भी है, राइस के अंदर भी है, नो, अब ऐसा नहीं है। हर किसी चीज को हम वैल्यू कर रहे हैं एक कॉमन टर्म के अंदर, दैट इज द मॉनेटरी टर्म। तो मॉनेटरी टर्म के अंदर उसका वैल्यूएशन हो जाता है। चलो ये हमें समझ आया। अब पॉइंट आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट मनी इवन इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट नॉट जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? मनी नहीं है, बट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूरी है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाले को बोला अच्छा मेरे पास पैसा नहीं है, ये लो बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, मैं बिल बना के देता हूँ, तुम साइन कर लो और ये सारा हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है सब्जी मार्केट में? नहीं। शॉपिंग मॉल में गए, उसको बोला बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, वो भी कहेगा नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मनी इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। दूसरा क्या फंक्शन है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी चीज का वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए अब मनी है। पहले तो हम पता नहीं कैसे कैसे वैल्यू करते, बट अभी सब कुछ एक कॉमन टर्म्स में वैल्यू हो सकता है। अगर हमें कोई फॉरेन करेंसी भी चाहिए, या फिर हम दूसरी कंट्री के साथ में डील कर रहे हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, तो भी हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं। इंडिया के अंदर ये यूनिट किसका है? रूपीज। इंडिया में रूपी इज द मॉनेटरी यूनिट। यूएसए में डॉलर है, जापान में येन है, ब्रिटेन में पाउंड है। तो हर कंट्री में अलग अलग क्या है, मॉनेटरी यूनिट है। So it is convenient to measure the prices of all commodities in terms of single unit. तो ये convenient हो गया, आसान हो गया हमारे लिए कि एक ही तरीके से हमें वैल्यूएशन करना है। फिर एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि हमें बहुत सारे रेशियोज नहीं बनाने पड़ते। नहीं तो पहले रेशियो बनाओ, अगर आपको राइस बेचना है तो राइस का रेशियो बनाओ वीट के साथ, राइस का रेशियो बनाओ एप्पल के साथ, राइस का रेशियो बनाओ ऑरेंज के साथ, राइस का रेशियो बनाओ शर्ट के साथ। तो हर किसी के साथ अलग अलग रेशियो बना के रखो। तो पूरी एक आइटम के लिए भी आपको हो सकता है दो चार पन्ने की लिस्ट बना के रखनी पड़े। अच्छा ये पर्सन आएगा तो ये रेशियो है, दूसरा पर्सन आएगा तो उसका ये रेशियो है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई। So common unit of account facilitates a system of orderly pricing, which is crucial for rational economic choices, and it made goods and services comparable in terms of money. तो अब हम ओवरऑल प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक सेलर और दूसरा सेलर, तो दोनों की प्राइसेस का कंपैरिजन अब पॉसिबल है, जबकि पहले वो चीज पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज दोनों के यूनिट्स अलग अलग है, तो दे आर नॉट कंपेरेबल। तो अभी हमें पता लग सकता है कौन सा सेलर सस्ता है, कौन सा महंगा है। परचेसिंग पावर इज द इनवर्स ऑफ एवरेज और जनरल प्राइस लेवल। तो परचेसिंग पावर एंड इन्फ्लेशन का इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर इंडेक्स नंबर बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो हमारी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे हमने कहा हमारे पास 100 रुपीज है एंड राइस की प्राइस ये है ₹10 पर केजी। 100 रुपए हैं और राइस की प्राइस है ₹10 पर केजी। तो 100 रुपीज में हम कितना राइस परचेज कर पाएंगे? 10 kg। 10 केजी परचेज कर पाएंगे। अब क्या हुआ आगे जाके, राइस की प्राइस बढ़ गई, कितनी हो गई? ₹20 पर केजी। तो अब हम उसी 100 रुपए में कितना खरीद पाएंगे? 5 kg। 5 5 केजी। kg।
यस। तो पहले हम 100 रुपए में 10 किलो खरीद रहे थे, अभी सिर्फ 5 किलो खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारी जो परचेज करने की पावर है वो क्या हो गई, कम। पहले 100 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी आ रही थी, अभी उसी 100 रुपए में क्वांटिटी कम हो गई है। सो इसका मतलब हो गया परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। तो जब जब महंगाई बढ़ती है परचेजिंग पावर हमारी कम हो जाती है। रिड्यूस। तो इसलिए ऑलवेज देर इज अपोजिशन फॉर इन्फ्लेशन। जब भी महंगाई बढ़ती है तो बहुत से लोग अपोज करना चालू करते हैं, बिकॉज उनका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। नेक्स्ट, मनी रिप्रेजेंट अ सर्टेन वैल्यू, but currency which represents money does not necessarily have intrinsic value। अब इसने ये क्या बोल दिया, ये किसी को समझ आया ये लाइन क्या कहना चाह रही है लाइन? और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या कहना चाह रही है बता। पैसा करेंसी जो है मनी को रिप्रेजेंट करता है बट कमोडिटी का वैल्यू को नहीं। करेंसी सर करेंसी पैस मतलब एक अमाउंट को होल्ड करती है, पर वो किसी गुड्स की वैल्यू नहीं बताती है सर। एक अमाउंट को होल्ड करती है बट किसी गुड्स की वैल्यू नहीं बढ़ाती। सर नहीं नहीं मतलब सर, गुड्स उसका, की वैल्यू नहीं बताती है। हाँ सर। और कुछ पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो, ढंग से बता सकते हो? एनीवन एल्स? सर पैसा जो है ये नहीं बता सकता इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स आएगा। नहीं, इस लाइन का ही मतलब नहीं जा रहा है अभी। और कोई? सोचो सोचो सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नो वन? देखो, ये कह रहा है मनी रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन वैल्यू। आपके पास नोट है 500 का, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कुछ। देखो एक बार चेक करो क्या लिखा रहता है भी आपके पास में 500 सर रुपए का नोट। गवर्नर गारंटी निर्धारक करता है 500 रुपए, देने का। हाँ, निर्धारक को 500 रुपए इस देने का पे वादा करता हूँ। लिखा एग्जैक्टली इस पे लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ रुपीज 500। ठीक 500। है, ये कहाँ लिखा है? इस पेपर के ऊपर लिखा है। ये भी सिर्फ इस पेपर के ऊपर लिखा है, दिख रहा है गांधी जी? यस सर, यस सर। गायब हो गए नहीं? हाँ, तो ये इस पेपर के ऊपर लिखा है, इसलिए हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 500 है। अगर इसके ऊपर से लाइन हट जाए तो क्या होगा? तो इसका सर नो फिर वैल्यू ये पेपर है। इसकी मान्यता नहीं रहेगी सर। तो इसकी वैल्यू पेपर 50 रह पैसे भी जाएगा। नहीं रहेगी। अगर इसके ऊपर ये लाइन हट जाए तो इसकी वैल्यू 50 पैसे भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका खुद का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। मतलब अगर आप इसको रद्दी में बेचने जाओ तो आपको क्या मिलेगा? 50 पैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं। पेपर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, हद से 20 रुपए किलो, उससे महंगा तो है ही नहीं। रद्दी के भाव तो यही है। तो अगर आप इसको एक वो नोट को तो है। बेचने जाओ तो ये 2 ग्राम 5 ग्राम भी नहीं है। तो उसका मतलब आपको 50 पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं अगर ये इसके ऊपर से लाइन हट जाए। तो ऐसा कब हुआ था पता है? सर 2017 में सर, नोटबंदी के टाइम। नोटबंदी। नोटबंदी के अंदर जब हुआ था तो जो भी पुराने 500 और 1000 के नोट थे वो सब क्या हो गए, बेकार हो गए। तो जिसने एक्सचेंज नहीं रद्दी। कराया आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। है तो सर, इसका मेरे पास मतलब जीरो हो गया। मनी की खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको रद्दी में बेचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जबकि पहले क्या होता था, गोल्ड कॉइन एज अ करेंसी होती थी। तो गोल्ड कॉइन वो एज अ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है। अगर अगर मान लो अब गोल्ड कॉइन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं रहा, बट उस गोल्ड कॉइन के आज की डेट में भी वर्थ है। अगर वैल्यू वो है। गोल्ड कॉइन जो पहले चलता था वो आज अगर हमारे पास है तो क्या उसकी वैल्यू है? बिल्कुल उसकी वैल्यू है। अगर आप उसको मार्केट में बेचोगे तो बहुत हाई वैल्यू पे जाएगा, लेकिन मनी की नहीं है। फिर पहले सॉल्ट हुआ करता था, सॉल्ट की भी खुद की एक अलग वैल्यू है। सिल्वर कॉइन, इस तरह के और अपने प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे, हर किसी की वैल्यू है। लेकिन आज के जमाने में जो करेंसी है, जो ये पेपर है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। हम्म। सर हाँ। मेरा एक सवाल था सर, ये बहुत सारे सवाल था मतलब जैसे आपने बताया कि गोल्ड, हम्म। अगर हम गोल्ड को देखें तो वो मतलब अर्थ से निकला हुआ एक एलिमेंट है जो कि हाँ। प्रेशियस है।
तो एक मिनट सर। क्या हुआ? हेलो सर। हाँ सर, थोड़ा हाँ बैकग्राउंड में प्रॉब्लम आता है। मैं कहता था कि हमने देखा कि गोल्ड की एक वैल्यू है। अगर एक सही मायने में देखें तो गोल्ड ऐसी चीज हो गई जो कि अमाउंट में कम है। लेकिन सर आज के डेट में देखें तो गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। सर ऐसा क्यों है कि इन देखें तो एक तरीके का एलिमेंट ही है सर, जो हम्म अर्थ से हमें मिलता है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि जो स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड हो गया और ये गोल्ड हो गया, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। नहीं वो तो ठीक बात है। तो सर इसकी वैल्यू क्यों बनती है सर? देखो, सबसे पहली चीज तो वही है कि आ, कहीं ये बहुत पहले से चला आ रहा है ना। तो पहले क्या था कि गोल्ड ज्यादा निकला, फिर उसकी उसकी क्या थी, प्रैक्टिकल वैल्यूज थी। पहले आपने देखा होता तो बॉडी के अंदर लोग आधा किलो 1 किलो सोना पहन के रखते थे, चांदी पहन के रखते थे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो हमारी बॉडी के लिए मतलब बेनिफिशियल था। गोल्ड जितना हम पहनते हैं तो वो हमारी बॉडी, हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। तो बहुत अच्छे उसके बेनिफिट्स है गोल्ड और सिल्वर के। प्लस उसकी जो सप्लाई है वो ऑलवेज क्या होती, लिमिटेड एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेस। जो दूसरे एलिमेंट्स आपके निकल रहे हैं उसकी वैल्यू, उसकी सप्लाई बहुत कम है, उसकी बाकियों की सप्लाई ज्यादा है, इन चीजों की सप्लाई कम है। और इसको हमने एक बार स्टैंडर्ड बना दिया। एक बार आपने अगर किसी चीज को हाई स्टैंडर्ड पे ले गए तो उसके बाद वो ऑलवेज उसी पे रन करेगा, उसके बाद फिर वो लो नहीं आता। तो ये एक बार है जैसे कि हमने इस आईफोन। चीज को ऐसा मान लिया, तो अब बस वही सेम चीज फॉलो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ओके सर। तो इस मनी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लीगल टेंडर। तो मनी क्या है? लीगल टेंडर, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कह दिया ये आज के बाद ये पेपर मनी है तो वो मनी है, आज के बाद से ये पेपर मनी नहीं है तो वो नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट ने कह दिया अब वो फाइनल हो गया। सो गवर्नमेंट हैज गिवन इट द स्टेटस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट इज नोन एज द लीगल टेंडर। सो कभी भी ऐसी चीज हमें लग सकती है, फिर से कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि हाँ मोदी जी आ गए रात को 8 बजे, तो सबको एक बार लगता है अच्छा अभी ये क्या होने वाला है। तो हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है। 2000 के सर केस में भी 2000 का ऐसा भी हुआ था। तो कभी भी जाकर के पुरानी करेंसी बंद और नए पेपर प्रिंट हो गए और वो नई करेंसी हमारी बन गई, तो कभी भी ये चीजें हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिएट मनी। फिएट मनी मतलब भाई, इट एग्जिस्ट वेयर द पेपर विथ नो इंट्रिंसिक वैल्यू इटसेल्फ फुलफिल द फंक्शन ऑफ मनी। तो ये जो पेपर है, ये पेपर की खुद की कोई वैल्यू तो नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मनी का काम कर रहा है और मनी के फंक्शंस जो है वो फॉलो हो जाते हैं। And government legislation ensures that it must be accepted for transaction। ये ट्रांजेक्शन के लिए एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा गवर्नमेंट जो है वो एक रूल बना देती है। तो इंडिया में रुपी को हम बोलते हैं फिएट मनी, यूएसए के अंदर हम डॉलर को बोलते हैं। तो इसी चीज को हम लीगल टेंडर या फिएट मनी कह सकते हैं। थर्ड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप ये काम करो, इसके बदले में आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब हमें अगर कोई फ्यूचर में पेमेंट करना है, डेफो पेमेंट करना है, तो उसके लिए मनी इज अगेन अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट। तो मनी फैसिलिटेट्स रिकॉर्डिंग ऑफ द डेफर्ड प्रोमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको विद आफ्टर 30 डेज इतना पैसा पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोमिस है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मनी की ही बात हो रही है, मनी की टर्म्स में ही बात कर रहे हैं कि हम इतने टाइम के बाद में आपको ये पैसा देंगे। सो वेरिएशन इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मनी इन दिस फंक्शन। तो ये पॉइंट और क्या कहना चाह रहा है कि ये बात जरूर है कि मनी की एफिशिएंसी कम हो सकती है। कभी हम मनी से ज्यादा खरीद पाएंगे तो कभी हम कम खरीद पाएंगे, क्योंकि वो चीजों की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके अंदर भी बहुत हेल्प मिली है।
पहले अगर स्टोर करना होता था, अगर किसी को सेविंग करनी है तो क्या सेविंग कर लेगा? ज्यादा गेहूं आ गए, भर लो तिजोरी गेहूं से, क्या होगा? कीड़े लग जाएंगे कुछ सालों में, खराब कुछ हो टाइम जाएगा। में, रख नहीं सकते, खराब हो जाएगा। फ्रूट वाला तो क्या करेगा, वो तो एक साल भी नहीं रख सकता, वो कुछ दिन में कुछ हफ्तों में ही फ्रूट उससे खराब हो जाएंगे, तो वो तिजोरी में कैसे रखे? तो स्टोर करने में बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हमें तो फिर रोज का काम रोज ही करना पड़ रहा है, रेगुलर करना पड़ रहा है। फ्यूचर के बारे में तो हम सिक्योरिटी कर ही नहीं सकते। आज के जमाने में तो हम हमारा रिटायरमेंट पहले से सिक्योर कर लेते हैं। 40-45 की एज तक हम क्या कर लेते हैं, 60 के बाद वाला सारा पैसा पहले इकट्ठा करके रख लेते हैं। हो सकता है तो हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी पैसा बना के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। बट पहले ये सब करना बड़ा मुश्किल। सो पीपल प्रेफर टू होल्ड इट एज एन एसेट, तो अब हम मनी को एज एन एसेट रख सकते हैं। रादर देन स्पेंडिंग वंस मनी एट प्रेजेंट, वन कैन स्टोर इट फॉर द फ्यूचर टाइम पीरियड। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो splitting of purchase and sale into two transaction involve a separation in both time and space। तो कभी हम गुड्स खरीदेंगे, कभी गुड्स बेचेंगे, तो दोनों के बीच में कई बार टाइम गैप भी होता है। तो देर आर मेनी अदर एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, deposits, securities, land, houses, etc., which also store value, but it subjects to storage cost या lack of liquidity, possibility of depreciation। कि हमने कुछ खरीद के रख दिया, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीद के रख दी तो क्या होगा, वियर एंड टियर होगा, हो सकता है उसकी वैल्यू कम हो जाए। आपने कोई गाड़ी खरीद करके रख दी, मशीन खरीद के रख दी, तो उसमें डेप्रिसिएशन लग जाता है ना। अगर आपने कोई बॉन्ड्स या सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले आपको पैसा चाहिए तो आप विड्रॉ कर नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो ये सारी कई बार चैलेंजेस होते हैं। बट अगर डायरेक्टली मनी है, पेपर मनी है, तो उसको आप सीधा सा स्टोर भी कर सकते हो, या फिर हम उसको यूज भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रिवर्सिबिलिटी, all assets other than money lack perfect reversibility in the sense that their value in payment is not equal to the value of receipt. So financial assets like riskless government bonds do not command perfect reversibility as their purchase and sale are subject to certain brokerage costs, although this might be quite small. तो अब कई बार हम क्या करते हैं, कोई एसेट खरीदते तो हैं बट उसके बदले हमें उतना वैल्यू नहीं मिलता। अब आपने एक कार तो खरीदी है 10 लाख रुपए की, लेकिन क्या उसके अंदर जो सामान लगा है, पार्ट्स लगे हैं, क्या उसकी एक्चुअल वर्थ 10 लाख रुपए है? नो सर। नहीं। तो कितनी होगी? सर 5 to 6 लाख अप्रॉक्स। हाँ, या फिर उससे भी कम। तो कई बार अगर 10 लाख की कार है तो उसके सामान जो है ना वो करीबन 4 लाख तक मैक्सिमम इतने ही होते हैं, 40%। बाकी 60% में तो क्या है कि 40% तो टैक्सेस ही हो जाते हैं। टैक्स। गवर्नमेंट के टैक्सेस ही बहुत ज्यादा है, तो 40% तो लगभग टैक्सेस ही हो गया। बाकी 20% में जो ये लोग मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, इनका प्रॉफिट प्रॉफिट्स। मार्जिन भी तो होता है। तो एक 10 लाख की कार ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट। मैक्सिमम 4 लाख की वैल्यू हमें मिलती है, बाकी 6 लाख तो हमारा टैक्स और प्रॉफिट के अंदर ही चला गया। तो इसका मतलब जितना पैसा हम खर्चते हैं उतनी वैल्यू तो हमें नहीं मिलती है। बॉन्ड्स वगैरह भी खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई कमीशन, एजेंट का कमीशन चला जाता है, या कोई टैक्स उसमें से कट जाता है, तो बैलेंस अमाउंट का ही हमें बॉन्ड या वैल्यू मिलता है। So reversibility enhances the store of value function of money, and thus money function as a temporary abode of purchasing power in order to efficiently perform its medium of exchange। तो कुल मिला के हम मनी के अंदर ये रिवर्सिबल वाला फीचर तो होता है, बट हाँ थोड़ा कम ज्यादा उसके अंदर हमें मिल सकता है। सर तो ये बट तो हो मनी गए भी तो हमारे मनी के डेप्रिसिएट करता फंक्शन। है। क्या कह रहे हो? सर बट मनी भी तो एक तरह से डेप्रिसिएट करता है सर, वैल्यू उसका घटता है। मनी का वर्थ कम हो रहा है ये हम कह सकते हैं। मनी पे डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते, लेकिन मनी से जो परचेसिंग पावर है वो अफेक्ट हो रही है। वो कम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसको डिपॉजिट करते हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसका, लिक्विडिटी का। कि आपके हाथ से लिक्विडिटी चली जाएगी, लेकिन उस मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, उस वो मनी थोड़ी ग्रो कर सकती है। तो कुछ पाने के लिए वही कुछ खोना पड़ता है, तो वो सारे फीचर्स इसके अंदर है। सर
सर मैंने सुना है कि पेपर मनी कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाएगा और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है जैसे कि गूगल पे, फोन पे, हम्म। वो सब कुछ चलेगा। पेपर मनी एकदम से बंद किया जाएगा क्योंकि वो ब्लैक पॉसिबल मनी नहीं को है। कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाएगा। देखो, ये इंडिया सही है जैसे क्या? कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है ना। डेवलपिंग कंट्री हाँ। ऑलवेज वो चीजें फॉलो करती है जो डेवलप नेशंस के लिए चाहिए। तो सबसे ज्यादा डेवलप नेशन कौन सा है? यूएसए। यूएसए। क्या वहां पे करेंसी बंद हो गई क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो अगर वहां नहीं हुई तो हमारी कंट्री में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन आज भी मोर देन 50% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। कहीं पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कहीं पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, तो ये चीजें ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। ब- आगे आने वाले बीस कम हो पच्चीस सकता साल है तक सर, तो बंद सोच ही नहीं। नहीं सकते हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत मुश्किल होता है, अभी बहुत लंबा टाइम हो सकता है लगे उस चीज को करने के लिए, बट अभी हमारी लाइफ में तो ऐसा देखना मुश्किल है। सुनने को मिला था सर, इसलिए कहाँ पूछा। पे सुना? सर मेरे एक भाई बोल रहे थे, मेरे व्हाट्सएप। बड़े भाई, हाँ। वो बोल रहे थे कि मोदी जी ऐसा करने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान वो क्या कहते हैं कि नोट का। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था आपका टॉपिक मनी डिमांड, एंड मनी डिमांड के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। अब पॉइंट आता है मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल। ये हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब जो भी हम पैसा लेके जाए तो एवरी वन शुड बी रेडी टू टेक। ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ड्यूरेबल मतलब वो लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं आज हमारे पास है कल किसी को दिया और फिर वो पड़े पड़े गल गया, एक्सपायर हो गया, बहुत जल्दी फट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सीधा सा आपने देखा अच्छा ये हमारा नोट है। अगर हम बार बार उसको देखते रहेंगे अच्छा ये हमारा करेंसी है कि नहीं है, सो इट वुड बी डिफिकल्ट। देन डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब उसकी फोटोकॉपी करके अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसकी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, हर कोई उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सके, इस तरह का मनी होना जरूरी है। तो इसलिए मनी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें एम्बोस्ड है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमें कोई चीज देखनी होती है कि 500 कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, तो वो सारी चीजें एक फोटोकॉपी के अंदर नहीं आ सकती है, ओरिजिनल मनी के अंदर ही पॉसिबल है। रिलेटिवली स्कैर्स, तो मनी इज ऑलवेज लिमिटेड, मनी का सप्लाई ऑलवेज लिमिटेड रहता है। पोर्टेबल और इजिली ट्रांसपोर्टेड, हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत बड़ी चीज होगी, इट वुड बी डिफिकल्ट टू कैरी। परचेसिंग यूनिफॉर्मिटी, जो भी करेंसी नोट्स है वो सारे एक जैसे होने चाहिए, अलग अलग अगर होंगे तो फिर अगेन देयर विल बी अ डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग। एंड डिविजिबल इनटू स्मॉल पार्ट्स विदाउट लूजिंग द वैल्यू, कि हम मनी को डिफरेंट पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो एक तो 500 का नोट हो गया, फिर 100 के करेंसी नोट्स हो गए, तो 100 into 5 या 500 into 1, बात तो एक ही है, तो ओवरऑल वैल्यूएशन उसका सेम रहेगा। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मनी के अंदर होने चाहिए। अब आता है डिमांड फॉर मनी। तो मनी की डिमांड कैसे होती है? तो हमने कहा था कि मनी डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बट मनी की हेल्प से वी कैन इनडायरेक्टली बाय मेनी कमोडिटीज। तो मनी हैज अ डिराइव्ड डिमांड, एंड बिकॉज पीपल्स डिजायर टू होल्ड मनी इज नॉट फॉर कंज्यूमिंग इट बट फॉर इट्स परचेजिंग पावर। तो लोग जो है उसको कंज्यूम डायरेक्टली नहीं करते, बट उनकी परचेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट रहती है, या उनके पास अगर लिक्विडिटी उनको चाहिए, देन मनी इज रिक्वायर्ड। देन डिमांड फॉर मनी इज अ डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ वंस वेल्थ शुड बी हेल्ड एज मनी। तो हमारी वेल्थ को कितना परसेंटेज हम मनी के फॉर्म में रखेंगे। ओवरऑल हमारे पास मान लो ज्वेलरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिर कोई कार है, व्हीकल है, फिर कुछ कैश भी है, तो हमें कितना हमारा परसेंटेज कैश के अंदर रखना है, लिक्विडिटी रखना है। सो उसके ऊपर भी क्या होता है कि हमारे
मार्केट में कौन सी गुड्स अवेलेबल है, उनकी प्राइसेस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर प्राइसेस ज्यादा बढ़ती है तो हमें ज्यादा पैसा चाहिएगा टू बाय दोज गुड्स, तो हमें फिर मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर प्राइसेस लो रहेगी तो मनी रिक्वायरमेंट विल बी लेस। So if goods are more expensive, one has to hold more cash in hand. तो ज्यादा कैश in hand रखना पड़ेगा to satisfy the day to day needs. तो क्वांटिटी ऑफ जो कैश है वो प्राइस लेवल के साथ में कैसा रिलेशन दिखाता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो प्राइसेस के साथ में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फोरगो कर रहे हैं, तो इट इज द इंटरेस्ट अ पर्सन फॉरगोस दैट कुड हैव बीन अर्न इफ इन्वेस्टेड इन अदर एसेट्स। अगर हम वो पैसा हमारे पास नहीं रखते, लिक्विडिटी नहीं रखते, तो क्या करते? तो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करते तो फिर हमें क्या मिलता? उस पे रिटर्न मिलता, चाहे वो इंटरेस्ट होता, डिविडेंड होता, या और किसी तरह की अर्निंग उसके ऊपर हो सकती थी। बट क्योंकि हमने वो पैसा Appreciation. हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रखा है, तो अब हम उससे वो मनी अर्न नहीं कर पाएंगे। सो इफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी इज वेरी हाई, अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, देन विलिंगनेस टू होल्ड विल बी लेस। मतलब अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लेट से 6%, और हम 50,000 मनी जो है नॉर्मली अपने पास होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, कि कुछ पैसा हमारे काम आएगा, चाहे वो रेगुलर नेसेसिटीज है, इमरजेंसी है, तो हर तरह की सिचुएशन सोच के हमने 50,000 हमारे पास लिक्विडिटी रखी। अब मार्केट में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते 9% पे आ गया, 9 पे आ गया। अब हमें क्या लगता है? अच्छा यार, इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल रहा है, मतलब हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई। पहले कितनी थी? 5,000 का 6% कितना होता है? कितना होता है? 3,000 सर। 3,000। 3,000। लेकिन अभी कितना हो गया? 5,000 का 9%, ये कितना हो गया? 4.5 thousand। यस, 4,500। तो पहले 3,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और अभी हमारे पास 4,500 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? राइज हो रही है। तो ये राइज होने की वजह से अब हमको क्या लगता है कि हम लिक्विडिटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो लिक्विडिटी जैसे हम रिड्यूस करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वापस धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना, रिटर्न अगर बढ़ रहा है तो हम लिक्विडिटी को कम कर रहे हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड यहाँ पे रिलेशन इस तरह का इनवर्स रहता है। अब मनी डिमांड बेसिकली किस किस पे डिपेंड करती है? तो ये सारे फैक्टर्स वो है जिसपे मनी डिमांड डिपेंड्स करती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग मनी डिमांड, ये सारे फैक्टर्स है जिससे हमारी मनी डिमांड चेंज हो सकती है। सबसे पहला है इनकम। तो क्या लगता है, जब इनकम बढ़ती है तो हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं या कम होते हैं? इनकम के साथ में क्या लगता है? एक्सपेंस सर बढ़ जाती है सर थोड़ी। एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इनकम बढ़ेगी तो अब हम क्या करेंगे? बहुत सारे कंफर्ट्स, बहुत सारे लग्जरीज गुड्स भी बाय करने लग जाएंगे। सो एज इनकम इंक्रीजेस, एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीजेस। तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे मतलब मनी डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो डिमांड फॉर मनी विल राइज। सो देयरफॉर रिच पीपल होल्ड मोर मनी देन अदर्स। तो अगर कोई पुअर पर्सन है तो उसके पास हम 50,000 का कैश देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ना तो उसकी इतनी इनकम है, ना वो इतना अफोर्ड कर सकता है। तो हो सकता है पुअर पर्सन के पास मुश्किल से 1-2 हज़ार रुपए उसके पास लिक्विडिटी रह रही है, ताकि वो अपने आने वाले 2-4 दिन को कैसे भी करके गुजार सके। मिडिल क्लास पर्सन है, उसके पास मान लो 20-30 हज़ार रुपए जो है वो कैश रहता है, इतनी लिक्विडिटी रहती है। रिच पर्सन है, उसके पास 1 से 2 लाख रुपए, कई बार 5 लाख और कई बार 10 लाख रुपए भी, इतना भी लिक्विडिटी रहता है। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि हमारा इनकम का लेवल कैसा है। तो फर्स्ट फैक्टर तो हो गया आपका इनकम।
सेकंड फैक्टर आता है जनरल प्राइस लेवल, मतलब महंगाई कितनी है। अगर मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगी गुड्स की, महंगाई बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स हमें मनी को होल्ड ज्यादा करना पड़ेगा, मनी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारी इच्छा क्या करेगी कि अब हम थोड़ा पैसा कम होल्ड करते हैं ताकि हम इंटरेस्ट को अर्न कर सकें। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन फोर्थ है आपका रियल जीडीपी। हायर द जीडीपी, मोर द सेविंग, एंड सो मनी मोर मनी इज डिमांडेड। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं हर कंज्यूमर की इनकम लेवल बढ़ रही है, और इनकम लेवल बढ़ने की वजह से मनी डिमांड इंक्रीज कर लेते हैं। देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब क्या, कि पहले के जमाने में सिर्फ एक बेसिक चीज होती थी, क्या, बैंक और पोस्ट ऑफिस। पैसा जमा कराना है, बैग में डालो, जेब में डालो, पोस्ट ऑफिस में जाओ, वहां जमा कराओ, बैंक में जाओ, वहां डिपॉजिट कराओ। बस ये एक बेसिक चीज हुआ करती थी। बट आज के जमाने में क्या हो गया है, इंटरनेट बैंकिंग हो चुकी है, एप्लीकेशंस मोबाइल बेस्ड बैंकिंग। बैंकिंग ट्रांसफर हो चुके हैं, एटीएम आ चुका है। तो हमें हर वक्त अब बैंक जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कर लेते हैं। तो अगर यूपीआई पेमेंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो हमें लिक्विडिटी की जरूरत बहुत कम हो गई है। तो अब हम ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो कैश होल्डिंग की रिक्वायरमेंट या लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल इनोवेशन। तो आज के जमाने में हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास अगर एक मोबाइल फोन है, मतलब हमारे पास सारी लिक्विडिटी है, क्योंकि हम मोबाइल फोन से ही सारे ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। तो एक्चुअल कैश इन हैंड होने की आजकल कोई जरूरत नहीं है। तो हर छोटी से छोटी जगह पर भी ऐसा होने को मिल जाता है। 10 रुपए का भी अगर आइटम आपने परचेस किया है, 10 रुपए की अगर आपने पानी पूरी भी कंज्यूम की है, तो उसके पास भी आजकल यूपीआई है, क्यूआर क्यूआर कोड कोड। है, और आप उसे क्यूआर स्कैन कोड। करके पेमेंट कर लेते हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो बेसिकली क्या बता रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मनी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो पहले हमने पढ़ा मनी के बारे में, फिर उसके फंक्शंस, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड अभी उसके बाद हमने पढ़े हैं उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है अब हमारे पास, थ्योरीज ऑफ डिमांड को लेके। सबसे पहले आता है अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी है। तो जो सबसे पहली थ्योरी है, दैट इज नोन एज द क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच, एंड इसको हम और क्या बोलते हैं, क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब इन थ्योरीज में क्योंकि मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो आपको पॉइंट वाइज ही क्या करना है, ये सब याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, छोटी छोटी बातें हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो होती है ना, जो फर्स्ट टाइम थ्योरी आती है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। तो ये पहली थ्योरी थी, और इसका नाम क्या दिया, क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब इस थ्योरी को बनाया किसने था, तो दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय इरविंग फिशर। फिशर ने बनाया था, कहाँ पे, येल यूनिवर्सिटी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, कौन सी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये बुक भी लिखी है जो बेसिकली इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। ये बुक पब्लिश कब हुई थी, 1911। तो ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए, तो क्योंकि एमसीक्यू है तो कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिकॉज डेस्क्रिप्टिव था पहले ये, कि ये सारे टॉपिक्स सीए इंटरमीडिएट में थे, एज इट इज वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम था सीए इंटरमीडिएट के अंदर। एंड सब कुछ अब वहां से हटा करके हमारे फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फाउंडेशन में से बीसीके हट गया, और बीसीके की जगह पे सीए इंटर वाली जो आपकी इकोनॉमिक्स है, ये एज इट इज वर्ड टू वर्ड आ चुकी है। तो पहले आपका थ्योरेटिकल वहां पे था, अभी यहाँ पे पूरा की पूरा एमसीक्यू है। तो इरविंग फिशर ने इसको प्रोपाउंड किया। यूनिवर्सिटी थी येल यूनिवर्सिटी, बुक कौन सी थी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, एंड टाइम वाज 1911। एंड लेटर बाय द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इसके बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, उसने भी इस थ्योरी को लेके कुछ मॉडिफिकेशंस किए और अपनी खुद की थ्योरी भी बनाई। देन दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच।
इसका एक और नाम है ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो ये मल्टीपल नेम्स रहते हैं थ्योरी के। नाउ दिस थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब ये थ्योरी बोल रही है एक अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, किस में? कि मनी एंड प्राइस लेवल में। और ऊपर हमने ये चीज देख ही ली है, जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वही पॉइंट्स लगभग यहाँ पे आपको रिपीट मिलेंगे कि एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप है? मनी एंड प्राइस लेवल। एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी is the main determinant of the price level or the value of money। तो एक तो आपने क्या पढ़ा था? प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है तो मनी की डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो ये पॉइंट हमने पढ़ा। साथ में हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी, कितनी क्वांटिटी है मनी की जो कि अवेलेबल है, एंड उसका एक मेन डिटर्मिनेंट है दैट इज द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल के साथ में हम इसको जज करेंगे। तो इन पॉइंट्स को लेके थ्योरी क्या कहना चाहती है? changes in the general level of commodity prices or the changes in the value or purchasing power of money are determined first and foremost by the changes in the quantity of money in circulation। एक छोटी सी और आसान सी बात बोली है इसने, क्या बोली है? कि जो जनरल प्राइस लेवल है, महंगाई है, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है? वो चेंज होती है मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है, मार्केट में मनी का फ्लो कितना है। अगर मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है, मनी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, मतलब हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा है, तो अगर मनी का फ्लो ज्यादा है मतलब कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड, डिमांड क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा सर। इंक्रीज करेगा। तो अगर हमने को लिखा यहाँ पे कि इफ मनी फ्लो इज मोर, अगर मनी फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब कंज्यूमर्स डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेंगे और एक तरह से जब डिमांड सप्लाई से एक्सीड कर जाती है, जब भी डिमांड एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका इफेक्ट सीधा कहाँ आता है? प्राइसेस पे, कि प्राइस इंक्रीजेस। प्राइस इंक्रीज होना मतलब हमारा जो प्राइस इंडेक्स नंबर है, प्राइस लेवल है, वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो मार्केट में मनी फ्लो चेंज होने की वजह से प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब प्राइस लेवल चेंज हो जाता है। अगर मार्केट से मनी का फ्लो कम कर देंगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा डिमांड करने को, डिमांड विल फॉल। डिमांड फॉल हो जाएगी तो गुड्स सरप्लस में रहेंगे प्रोड्यूसर के पास में, और उनको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा? प्राइस को कम करेगा। प्राइस कम करेगा तो हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर फॉल्स, तो प्राइस इंडेक्स नंबर कम हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे मनी का फ्लो है ये डिटरमिन करता है किसको? महंगाई को। एंड ये वापस किसको डिटरमिन करता है? कि हम कितना लिक्विडिटी हमारे पास में रखेंगे। तो अगर महंगाई कम है तो हमें लिक्विडिटी की जरूरत कम है, बट अगर महंगाई ज्यादा है तो लिक्विडिटी की जरूरत ज्यादा हो जाती है। तो ये बताया है किसने? इरविंग फिशर ने। और उसके लिए एक इक्वेशन दे दी है, छोटी सी इक्वेशन है, और वो क्या है? एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में m का मतलब क्या है? m का मतलब है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। एक टाइम पे कितना मनी सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। v का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब कितनी बार हमारे यहाँ से ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शंस अ यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंट इन परचेजिंग द गुड्स। तो गुड्स को परचेज करने में हमारी वेलोसिटी क्या है? पी का मतलब हो गया आपका एवरेज प्राइस लेवल, महंगाई कितनी है, एंड टी हो गया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है कि हमारे पास में क्या एक पर्सन ए है, और पर्सन ए के पास में कितने हैं? 100 रुपए है, ठीक है। अब वो जाता है कहाँ पे? बी के पास में, और बी से वो क्या करता है? पेन परचेज करता है। तो ए को स्टेशनरी चाहिए, पेन चाहिए, तो वो बी के पास गया, बी की स्टेशनरी की शॉप है, और उसने वहां से पेन परचेज कर लिए। 100 रुपए उसने बी को दिए,
और उसके बदले में 2 पेन आ गए, 50 रुपए का एक पेन है, तो 50 के अकॉर्डिंग 2 पेन ए को मिल गए। तो ए ने क्या किया, मनी दिया, बी ने उसको पेन दे दिया। अब वो 100 रुपए ए के पास नहीं है, अब वो 100 रुपए कहां पे चले गए, बी के पास में चले गए। बी क्या करता है, अब बी जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और वहां पे एक डिश ऑर्डर करता है और 100 रुपए वो दे देता है वहां पे, और उसके बदले फूड कंज्यूम करता है। तो अब वो कैश बी से ट्रांसफर हो चुका है सी के पास में, उस रेस्टोरेंट के पास, एंड बी को उसके बदले फूड मिल चुका है। अब सी जो रेस्टोरेंट वाला है ये क्या करता है, ये अपने अगले दिन की तैयारी करता है, मार्केट में जाता है, वेजिटेबल्स वगैरह लेके आता है। तो ये सी मार्केट में गया, 100 रुपए इसने किसको दिए, डी को दिए, एंड डी से उसने क्या ले लिए, वेजिटेबल ले लिए। तो ये 100 रुपए मूव होते होते कहाँ पहुंच गए, डी के पास में पहुंच गए। ठीक है, एंड अब वापस कई बार क्या होता है, ये डी वापस कहीं ना कहीं से ए से कनेक्टेड है, डी वापस ए के पास जाता है और ए से वो वापस कोई सामान खरीद लेता है। तो ये 100 रुपए ए से बी तक गए, बी से सी, सी से डी, और एक टाइम वापस आया जब वो ये पैसा घूम फिर के वापस ए के पास पहुंच गया। तो ये क्या हो रहा है, पूरा एक सर्कुलर फ्लो बन रहा है। So in the above transaction, the same money traveled from A to D and the same money was used for purchasing the 3 times. तो 100 रुपए हमने काम में लिए हैं 3 बार ट्रांजैक्शन करने को। तो एक बार हमने पेन खरीदा, फिर हमने फूड खरीदा, और फिर हमने वेजिटेबल परचेस किए। तो इससे आपका ओवरऑल ये कितना हो गया, ये 300 हो गया। तो अब इसको वापस यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन को। सो द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, वो क्या है, टी इंटू पी, मतलब पीटी जो हम कह रहे हैं प्राइस लेवल, एंड टी हो गया उसके ट्रांजेक्शन्स। तो एमवी इज इक्वल टू पीटी जो है, इसमें एक तरफ हम बोलते हैं वन इज बाय साइड एंड अदर इज द सेल साइड, एक तरफ बाय और एक तरफ सेल। तो पीटी रिप्रेजेंट द टोटल सेल इन द इकोनॉमी, कि पूरी इकोनॉमी में कितनी सेल्स हुई है, एंड विच मीट्स द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि ओवरऑल कितने गुड्स की डिमांड है पूरे इकोनॉमी के अंदर। ये कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, पीटी रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो टू मेक सच डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल इन टर्न डिमांड द मनी। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ऐसी डिमांड करने के लिए, गुड्स की डिमांड करने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए एमवी इज इक्वल टू पीटी, दिस इज नोन एज द डिमांड फॉर मनी। तो कंज्यूमर को गुड्स चाहिए, एंड गुड्स परचेज करने के लिए उनको मनी की डिमांड करनी पड़ती है। ये तो हुआ एक बेसिक पॉइंट जो कि पहले फिशर ने बताया। तो फिशर ने अभी तक क्या बताया, एमवी इज इक्वल टू पीटी। तो ये एक इक्वेशन थी पहले, लेकिन इस इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम था कि इसमें हमने सिर्फ के फिजिकल कैश को इंक्लूड कर लिया, उसके बाद में जो हमारे बैंक के डिपॉजिट्स वगैरह थे उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। तो फिशर ने आगे जाकर के अपनी इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंड किया, एंड उसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया, एम डैश वी डैश। सो एम डैश का मतलब क्या था, डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो बैंक के डिपॉजिट्स थे उसको हमने बोला एम डैश, एंड देयर वेलोसिटी, उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको हमने बोला वी डैश। तो इसको भी हमने डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल टू पीटी। तो ये दोनों मिलकर के अब उसकी तरफ आ जाएगा। तो पहले हम ओनली कैश वाले में डील कर रहे थे, अभी हम क्रेडिट वालों को या फिर बैंक वालों को भी बेसिकली इंक्लूड कर रहे हैं। पहले ओनली कैश मनी था और अभी हमारे पास बैंक मनी भी इंक्लूड हो गया। So M dash is the total quantity of credit money and V dash is the velocity of circulation of credit money. तो ये दोनों को हमने अब इंक्लूड कर लिया। So the total supply of money in the community consists of the quantity of actual money and its velocity of circulation. तो एक्चुअल मनी आ गया एंड दूसरा उसका वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी वी डैश रिमेन्स कांस्टेंट एंड टी इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। तो वी ऑलवेज हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी तो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट जो हमारा टी है, ट्रांजैक्शंस है,
वो नेशनल इनकम का फंक्शन है। तो जितनी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना हमारे ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे। जितना नेशनल इनकम बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे। तो टी किस पे डिपेंड कर रहा है? टी डिपेंड्स ऑन द नेशनल इनकम, जबकि वी जो वेलोसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो since full economy prevails, the volume of the transaction is fixed in the short run. तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं everyone is employed in the economy, इकोनॉमी में सब लोग fully employed है, तो शॉर्ट रन के लिए ये जरूर कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स या जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है वो फिक्स रहेंगे, बट when there is full employment or in case of the short run. The total volume of transactions multiplied by the price level represent the demand for money. एंड जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि हमें कितनी मनी की जरूरत है। तो अगर हमें मान लो 5 ट्रांजेक्शन करने हैं और प्राइस लेवल है 100 रुपए, तो 5 × 100 मतलब है 500 रुपए चाहिए। तो 500 हो गया आपका डिमांड फॉर मनी। अब चाहे वो आपका कैश फॉर्म में हो या फिर क्रेडिट फॉर्म में, तो इसलिए दोनों को इंक्लूड कर लेंगे, एम वी प्लस एम डैश वी डैश। So in any given period, the total value of transactions made is equal to PT and the value of money flow is equal to MV plus M dash B dash. So there is an aggregate demand for money for transactions purpose, and more the number of transactions people want, greater will be the demand for money. तो हमें जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करने हैं उतनी ज्यादा मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। 3 ट्रांजेक्शन करने हैं तो 3 × 100 300 हो गया, 10 करने हैं तो 10 × 100 1000 हो गया। तो जितने ज्यादा हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे उतनी ज्यादा मनी की डिमांड होगी। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एम मनी कितना है 10,000, एम इज इक्वल टू 10,000, वी 5, टी कितना है 500 एंड प्राइस लेवल ये है आपका 100। तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम मतलब मनी, ओवरऑल मनी कितना है कि 10,000, वेलोसिटी कितना है 5, तो 50,000 ये आ चुका है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें ट्रांजेक्शन्स कितने करने हैं, 500 ट्रांजेक्शन करने हैं। पी प्राइस लेवल कितना है 100, तो 500 × 10,000, तो दोनों साइड के आ गई इक्वल 50,000 एंड 50,000। सो दिस इज इक्वेशन गिवन बाय फिशर। अब जैसे ही एम राइज हो जाता है, एम बढ़ गया मान लो 15,000, तो अब आपको बाकी सारे फैक्टर्स सेम हैं, तो कितना आपको चाहिएगा या कितने ट्रांजैक्शंस आपको चाहिए टी आप निकाल सकते हो, या फिर आपको ये बताना है ट्रांजैक्शन तो उतने ही है, तो प्राइसेस कितना राइज हो गया ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हमने बोला एम अवेलेबल है 15,000, ट्रांजैक्शंस हमारे पास सेम है 500, वेलोसिटी हमने बोला 5। अब निकालो क्या कि प्राइस लेवल कितना है, तो इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 15,000 × 5, लेफ्ट हैंड साइड आपका 75,000, राइट हैंड साइड में P × 500, सो P यहां से निकल जाएगा आपका 150। तो ये एक तरह से क्या शो कर रहा है आपका प्राइस लेवल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इरविंग फिशर ने। तो बस ये हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, एमसीक्यू में इस टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है उसको हम बोलते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल के बाद में जो नेक्स्ट लोग आए तो उनको बोला हमने न्यू क्लासिकल, एंड इस अप्रोच का नाम था द कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच। तो इन अर्ली 1900s कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे, 4 लोग थे यहाँ पे, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगू, इन दो का नाम तो हम पहले सुन चुके हैं, उसके अलावा रॉबर्टसन एंड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो ये 4 इकोनॉमिस्ट थे एंड दे गिव अ डिफरेंट अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी। तो इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी से थोड़ा सा कुछ अलग बताया।
एंड इनकी थ्योरी को नाम दिया नियो क्लासिकल थ्योरी। और द कैश बैलेंस अप्रोच, एक और नाम क्या दिया हमने, कैश बैलेंस अप्रोच। अब इनका क्या कहना था, मनी इंक्रीजेस द यूटिलिटी इन टू वेज, मनी से हमारी यूटिलिटी बढ़ती है कैसे, एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट ऑफ सेल एंड परचेज टू टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम रादर देन बीइंग साइमल्टेनियस, कि जैसे ही मनी हमारे पास में आती है तो सेल एंड परचेज कभी साइमल्टेनियस हो ये जरूरी नहीं है। आज हम एक गुड्स की सेल कर रहे हैं, कल दूसरे गुड्स को हम परचेज करेंगे, तो ये साइमल्टेनियस नहीं होता। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, ए ने 100 रुपए दिए और पेन खरीद लिया, अब वो 100 रुपए बी के पास में है, तो बी आज के आज जाके रेस्टोरेंट में जाएगा और आज ही गुड्स परचेज करेगा, कोई जरूरी नहीं है। बी को आज नहीं जाना है, वो आज घर पे खाना खाएगा। बी कल जाएगा, कल नहीं, उसको मान लो संडे को जाना है, जब भी 2 दिन बाद संडे आएगा तब वो जाएगा। तो इसका मतलब वो पैसा कुछ दिन बी के पास में रह जाएगा। फिर वो सी के पास गया, अब सी क्या करे, रेस्टोरेंट वाला है, तो उसको हाथों हाथ नहीं चाहिए, उसके पास 1 वीक का वेजिटेबल का स्टॉक पड़ा है, तो उसको 4 दिन बाद जाना, आज नहीं जाना है, तो उसके पास भी 100 रुपए आज पड़े हैं, वो 4 दिन बाद यूज लेगा। तो ये जो सेल एंड परचेज वाले ट्रांजेक्शन है, ये साइमल्टेनियसली नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता बी तो 100 रुपए का वेट ही कर रहा है, 100 आते ही हाथों हाथ चला गया, सी वेट ही कर रहा है, आते ही हाथों हाथ चला गया ना। सो दिस इज नॉट साइमल्टेनियस। So being a hedge against uncertainty, so there is always uncertainty, तो इसलिए हमारे पास सेविंग्स होना भी क्या है, जरूरी है। अगर मान लो ए नहीं आता है लेकिन बी को तो रेस्टोरेंट जाना ही है, तो बी के पास जो पुराना पैसा है, जो पुरानी सेविंग्स है, उसको काम में लेना पड़ेगा। सी के पास अगर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है लेकिन सी को तो अपने गुड्स मेंटेन करने ही हैं, तो उसको अपनी सेविंग्स काम में लेनी ही पड़ेगी। तो ये पॉइंट एड ऑन किया किन्होंने, इस कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर इन चारों इकोनॉमिस्ट ने। सो मनीज रोल एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ, सिंस सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो हमें पैसा क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। सो दे नीड अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ परचेजिंग पावर, तो हमें हमारे हाथ में परचेजिंग पावर रखना है फॉर अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हम हमेशा पैसा हमारे पास में रखते हैं। तो एज सच डिमांड फॉर मनी ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रिकॉशनरी मोटिव, तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। अब जैसे मान लो हम अपने खुद के घर में भी देखें, तो आपके घर में भी आप लिक्विडिटी देखोगे तो हो सकता है 30-40 हजार 50 हजार रुपए घर में पड़े होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको आज के आज पूरा पैसा चाहिए, या कल के कल पैसा चाहिए, या एक हफ्ते में चाहिए, नहीं। लेकिन हम ये क्यों रखते हैं, सबसे पहला पर्पस होता है हमारी डे टू डे नीड्स को पूरा करने। इमरजेंसी। कभी राइस खत्म हो गया वो ले आया, कभी पल्सेस खत्म हो गई, कभी वो लेके आ गए, कभी शक्कर खत्म हो गई, कभी नमक खत्म हो गया, लेकिन ये सब करने में 5 हजार रुपए, मैक्सिमम 10 हजार रुपए लगेंगे, तो बाकी 30-40 हजार एक्स्ट्रा क्यों रख रखा, वो हम इसलिए रखते हैं इमरजेंसी के लिए। अचानक किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या और कोई तरह की इमरजेंसी हो जाए, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में दिख जाए कि अच्छा कोई अच्छी सेल लग गई है और हमें बहुत कम रेट में गुड्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमने रख रखा है। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे हम मनी को होल्ड करके रख लेते हैं। तो ये पॉइंट एड ऑन कर दिया है इन इकोनॉमिस्ट ने। तो सिंस मनी गिव्स यूटिलिटी इन द स्टोर ऑफ वेल्थ, तो मनी को सेव करने में भी क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। एंड प्रिकॉशनरी मोड्स, एंड वन कैन से दैट मनी इज डिमांडेड फॉर इटसेल्फ, तो हम अपने खुद के लिए मनी की डिमांड करते हैं। साथ में मनी किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, मनी इनकम पे डिपेंड कर रही है। हमारी इनकम ज्यादा है तो हम मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, वेल्थ ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इन सारे केसेस में मनी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा। तो अगर किसी के पास ज्यादा एसेट्स है, तो ज्यादा एसेट को मेंटेन करने के लिए भी आपके पास मनी ज्यादा होनी चाहिए। एक तो हमारे पास ऑल्टो कार है, मेंटेनेंस का खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर हमारे पास BMW है तो थोड़ा हमें ज्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ेगा। एक बार आप सर्विसिंग कराते हैं तो सर्विसिंग की कॉस्ट ही हमारी काफी हैवी लग जाती है। अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो जितनी वेल्थ हमारे पास ज्यादा होगी तो उतना पैसा भी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होता है।
जितना बड़ा मकान होगा उतनी ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा हमारा कलर के ऊपर खर्चा होगा, उतना रिपेयरिंग के ऊपर खर्चा होगा, तो ऐसे एक्सपेंसेस वन बाय वन बढ़ने लग जाते हैं। तो कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या थी फाइनली? md इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ py। md का मतलब क्या है? डिमांड फॉर मनी, ये मनी की डिमांड। y का मतलब है रियल नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में हमें पता होना चाहिए कि पूरे साल में हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कहा जाता है नेशनल इनकम। पूरे साल में हमने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो किसी ने टेबल बनाई, किसी ने चेयर बनाई, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने लैपटॉप बनाया, किसी ने फूड बनाया, किसी ने कोई सर्विसेज दी है, कार मैन्युफैक्चर की है, तो सारे की सारी प्रोडक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसको जोड़ देंगे, उससे आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। तो ये हो गया क्या? वाई। फिर आता है पी। पी मतलब क्या है? एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का क्या प्राइस लेवल है, उसको हमने बोला पी। देन नॉमिनल इनकम, दैट इज द रियल आउटपुट एट करंट प्राइसेस। पी वाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका रियल आउटपुट, मतलब हमारी नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पहले हमने गुड्स लिए, सर्विसेज ली, उसको मनी से मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद आ गया एक तरह से आपका रियल आउटपुट, या फिर हम कह दें हमारी नेशनल इनकम। अब के क्या है? के है उस नेशनल इनकम का एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज। तो के एक ऐसा वैल्यू है जो उसका परसेंटेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो K is known as the Cambridge K, and the equation explains that the demand for money equals K proportion of the total money income. तो मनी की डिमांड हम कितनी करेंगे? K times of that national income. So like previous version, this version is also chiefly concerned with money as a means of transactions or means of exchange. तो कुल मिला के काफी हद तक बात तो वही है कि हमें मनी की डिमांड चाहिए गुड्स खरीदने के लिए, लेकिन एक नया पॉइंट इसके अंदर ऐड हो गया था कि मनी को हम स्टोर भी रखेंगे जस्ट फॉर द अनसर्टेनिटी। तो ये पॉइंट किन्होंने दिया था? 4 इकोनॉमिस्ट ने, और उन चारों के नाम क्या थे? याद है किसी को?